नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी। आप सभी के सामने हम दोनों लाइव उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर, कुछ विशेष चर्चा करेंगे और कुछ मुद्दे आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। और सबसे पहला मुद्दा जो आज है वो ये कि इंडिया गठबंधन की आज तीसरी मीटिंग हुई है शरद पवार के आवास पर। क्या कुछ इसको लेकर बयानबाजी, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने है और मीटिंग में क्या हुआ है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर संबित पात्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे एंटी हिंदू बैठक का नाम दिया है। इस पर संजय राउत ने भी पलटवार किया है। सबसे पहले संबित पात्रा की बातें सुनवाते हैं, उसके बाद करते हैं हम चर्चा। कि आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी AHCC की बैठक है, मुंबई में है, शरद पवार जी के घर पे। AHCC एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी, किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं। सुबह से ये न्यूज़ टीवी पे चल रहा है, मगर कुछ चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा होगी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ के चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन किस सीट से लड़ेगा, प्रचार क्या होगा, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। मगर सुबह से ये भी देख रहे हैं कि आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, जेडीयू में क्या होने वाला है। अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है। तो दरअसल ये कोई सीट शेयरिंग, प्रचार प्रसार, मुद्दों और मैनिफेस्टो की बैठक नहीं है। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली। तो सुना आपने संबित पात्रा ने किस तरह से इंडिया गठबंधन पर लगातार अपना प्रहार किया है और इस पर लेकर जो है संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कुछ बयानबाजी की है। हिंदुत्ववादी सरकार और हिंदुत्ववादी जनता की बात की। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, पहले उनको सुनो। इस देश में कोई एंटी हिंदू नहीं है और जो अपने आप को राजनीति में हिंदुत्ववादी मानते हैं अभी, वो सिर्फ हिंदुत्ववादी नहीं है। ये पूरा देश एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो ये थी संजय राउत की प्रतिक्रिया। कितना अभी बात करें, समन्वय समिति की बैठक हो रही है और नीतीश की तरफ से तेजस्वी यादव का भी आना हुआ है। तमाम लोग जो है इस पे बैठक चली और बात हो रही है कि सीटों के बंटवारों पर भी चर्चा होगी, ऐसी बात सामने निकल रहा है। देखिए, ये तो जो है जब तीसरी बैठक हुई थी उसी समय ये तय हुआ था कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई उसमें 13 सदस्य थे और अगला जो भी होगा उस पे जो है सीटों के बंटवारे को लेके होगा। ये वही बैठक है जो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो सदस्यों का सिलेक्शन हुआ, मतलब तय हुआ था कि जो रहेंगे वो लोग ही मीटिंग कर रहे हैं और उसी में जो है सारे लोग आए हैं। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि जब ऐसी कोई भी मीटिंग होगी तो उस पे जो है खासतौर से भाजपा का बोलना लाजमी है, क्योंकि प्रहार तो करने हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है। और ये जो हिंदू विरोधी कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि कल भी हम लोग बात करें या अभी तो सनातन धर्म को लेके चल ही रहा है। तो जिस तरीके से कल जो ये बोला गया था, पोन मुडी ने जो बोला था कि ये इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरह से बनाया ही गया है सनातन धर्म के नाश के लिए। तो उसी चीज को पकड़ते हुए उन्होंने कहा कि देखो जी, ये सनातन धर्म के नाश के लिए बनाया गया और अब ये लोग सीटों के बंटवारे पे जा रहे हैं, ये पूरी तरह से हिंदू विरोधी है जी। तो इस बात को ही जो है उन्होंने उठाया है और अभी ये जो भी करेंगे, अब देखिएगा कि ये सनातन धर्म, हिंदू विरोधी जो है, ये मुद्दा इसी तरह से चलेगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अब पहले से ये लोग इनके पास एक मुद्दा की कमी हो रही थी, जो कहा जाए तो एनडीए और भाजपा के पास, कि
इंडिया गठबंधन का विरोध कैसे करें, कैसे करें, बिल्कुल। क्योंकि तो इसलिए उन्होंने घमंडिया गठबंधन नाम दे रखा हम्म, था। लेकिन अब इनको एक अच्छा मुद्दा मिल गया और एक अच्छा शब्द भी मिल गया कि ये जो है इंडिया गठबंधन जो है हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी एंटी हिंदू गठबंधन है, एंटी हिंदू गठबंधन है। जी, तो ये जो है वो कहते हैं ना, मैं शुरू से कह रहा हूं, पता नहीं अब क्या हो गया है कि जाने अनजाने जो भी है, लेकिन इस तरह की चीजें होती है जो कि एनडीए को और भाजपा को फायदा पहुंचाती है। तो ये वही चीज है कि इस तरह से हुई है। बाकी अब जिस तरीके से इनका भी बयान है, लेकिन देखिए आज जो है मैं कहूंगा संजय राउत जो है बड़े जो है कहे सधे हुए ही उन्होंने बात कही, बात को, क्योंकि अब इनको ये चीज समझ में आई, जैसे जिस तरीके से इनका जो बोलने का तरीका है वो बेलगाम होके बोलते हैं कई बार, हाँ। लेकिन आज जो जिस तरीके से इन्होंने बोला वो बिल्कुल सधा हुआ बोला, ज्यादा नपतुला ही रखा कि अभी क्या होगा नहीं होगा उस पर अभी हम नहीं, जब जाएंगे तो करेंगे, और इन चीजों पे ज्यादा बात नहीं की। तो ये एक चीज है कि अब उनको, कुछ लोगों को तो गठबंधन में ये चीजें समझ में आने लगी है कि अगर इस मामले को ज्यादा तुल दिया गया तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो ये चीज है, लेकिन आपसी फूट और अभी भी तनाव तो दिख रहा, मतलब तनाव नहीं, मतलब लेकिन कहा जाए कि कहीं ना कहीं खींचातन जो है, रस्सा कस्सी जो है वो दिख रही है। आप देखेंगे कि जैसे उमर अब्दुल्ला भी आए हैं, वो भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, तो उन्होंने भी जो है इस पे बोला। लेकिन जब उनसे जब ये हिंदुत्व को लेके पूछा गया, सनातन पे वार को लेके पूछा गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि नहीं, मैं कोई भी धर्म से रिलेटेड जो बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी ये चीजें बोली जाती है तो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है। आइए तो उससे पहले अच्छा है सुनवा कि देते दर्शकों को कि उमर अब्दुल्ला ने हाँ क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है इस एंटी हिंदू और इस तरह की बातों पर। सुनिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। अब अभी तो एजेंडा वहीं पे पता चलेगा। फिलहाल जो बाकी 4 वर्किंग ग्रुप्स हैं उन्होंने अपना तो काम पहली मीटिंग उन्होंने की है। अब उनके क्या सुझाव होंगे, और सीट शेयरिंग को लेके अब थोड़ी सी तो हमें शुरुआत करनी चाहिए, कोई क्या फॉर्मूला इख्तियार होगा, और नए मेंबर किस तरह इस ग्रुप में लाए जाएंगे, इन सब चीज़ों पे मुझे लगता है बातचीत होनी चाहिए। मैं मजहब पे कभी बात करता नहीं हूँ, और बिलखसूस दूसरे मजहबों पे। मुझे लगता है कि इन चीज़ों में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि तनाव और ये माहौल जो है और ज्यादा बिगड़ जाता है। सर, आज अभिषेक बनर्जी को आना था, टीएमसी के लीडर हैं वो, उनको आज समन किया है ईडी ने, और आजम खान को भी किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये समन्स तो क्या करें ना, आता जाता रहता है, खासकर ऑपोजिशन में जो लोग हैं उनको। अब चलिए, अभिषेक इस मीटिंग में नहीं आ सके, उम्मीद करते हैं कि अगली मीटिंग में इस तरह का नहीं होगा और वो आके उस मीटिंग में हिस्सा लेंगे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी का हमें जरूर एहसास है। कुछ नहीं कहूंगा ना, पहले लोगों को वोट देने दीजिए, मेजोरिटी आने दीजिए, फिर प्राइम मिनिस्टर का फैसला होगा। फिर हम बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, होगी नहीं होगी वो वोटर तक है। तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा है वो किसी भी तरह की इस तरह की सांप्रदायिक और धार्मिक बातों पे, खासतौर से दूसरे धर्मों के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो ये देखिए, यही है कि गठबंधन को, जिनको ये एहसास हो रहा है कि इस तरह से धर्म की बात करके, किसी धर्म पे अटैक करके अगर हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे चुनाव को जीतने के लिए, तो वो संभव नहीं है। मुझे लगता है इन लोगों को शायद चिंता है गठबंधन के टूटने की, और शायद एमके स्टालिन के बेटे और जो साउथ की बात कर ले तो उधर लोगों को टेंशन ही नहीं है, और वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। जी, इसके पीछे का राजनीति थोड़ा सा लगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहाँ द्रविड़ लोग ज्यादा हैं, और इस कारण से वो लोग हिंदुत्व पे जो है अटैक करते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक रीजन है कि वो सनातन को मानने वाले जो हैं, अभी वहां पे जिस वर्चस्व जो है द्रविड़ों का है, तो द्रविड़ों का है, तो वो इस तरीके से वहां पे आम जनता में भी इस तरह के भाव होते हैं सनातन को लेके। एक्चुअली ब्राह्मणवाद का खेल है वहाँ, ब्राह्मणवाद से वो लोग जो है थोड़े से ज्यादा उनको आपत्ति है। और तो ये एक मुद्दा है, इस पे भी किसी और दिन चर्चा करेंगे, खास तौर से जिस दिन मौका लगा। तो जो मेन रूट है उस इन दोनों के बीच झगड़े का विवाद जो है उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि धर्म की बात जो है अगर किया जाए
तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, या हम्म। इंडिया गठबंधन के कई मतलब दलों को इस चीज का एहसास हो रहा है। अब हो रहा है, हाँ, उन्हें लग हाँ। रहा है कहीं ना कहीं, हम्म, और इसी वजह से शायद बीते दिन उद्धव ठाकरे की भी बात कर ले हम्म। तो हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश अपनी तरफ, और हिंदू को भड़काने की भी कोशिश अपनी तरफ। जी, वो उसी का नतीजा है। एक्चुअली क्या है कि अब उद्धव ठाकरे को अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो हिंदुत्व के रास्ते पे चलें या वो इंडिया इंडिया गठबंधन गठबंधन। के अलायंस को लेके चलने की जी। कोशिश करें, क्योंकि हिंदुत्व उनकी पहचान है हाँ, और वो उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे, लेकिन गठबंधन में रहते हुए उनको कई चीजें करनी पड़ रही है, तो इसलिए उनके साथ ये समस्याएं आ रही हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी हम इस पर जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, जैसे अभिषेक बैनर्जी के लिए भी इन्होंने बोला जी। कि वो भी नहीं आए, हम्म। तो जो लोग कह रहे हैं कि चूंकि आज ईडी का उनके यहाँ मत उस पर केस चला, जी, सम्मन सम्मन, भेजा गया जी। और आज उनको वहां पेश होना था, इसलिए वो नहीं आए। तो आज ये भी आरोप बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि जैसे अभिषेक बैनर्जी नहीं आए, उसी तरह से जेडीयू से भी लल्लन सिंह को रखा गया है, जी। तो लल्लन सिंह जो है वो भी नहीं आए हैं इसमें। तो वो उनको जो है ऐसे जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो है एक तरह से उनको डेंगू हो रखा है, तो इसलिए वो इस नहीं वजह से आए। बीमार है, इस वजह से हाँ, नहीं आना हुआ। लेकिन अभी जो है आप देखेंगे कि हर कोई इस पे कोई ना कोई अपना आकलन पेश करता है और इसमें फूट की बात करता है। तो वही चीज है। अब जैसे ममता बनर्जी ने आज वो एक और बात कही जी। जो सामने आई है कि वो अभी गई हुई हैं यूएई के और स्पेन के दौरे पर हैं वहां वो। उनको श्रीलंका के प्रधानमंत्री मिले। जी। हाँ, तो राष्ट्रपति मिले और विक्रम हाँ, राणा जी। सिंह तो और वहाँ पे बयानबाजी उनसे पूछा गया एक्चुअली, जब पूछा कि क्या आप प्रतिनिधित्व करेंगे इंडिया गठबंधन का, क्या आप लीडर है, तो इस पे उन्होंने खैर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हम अगर जनता का आशीर्वाद होगा तो हम सत्ता में जरूर आएंगे। एक्चुअली वो दुबई एयरपोर्ट पे जो है वो उनकी इनकी मुलाकात हुई थी रानिल जी। विक्रम सिंह से। तो इन दोनों एक्चुअली क्या है कि नवंबर में एक बिजनेस मीट होने वाला जी। है बंगाल में, जी। और उसी के लिए जो है अभी ममता बनर्जी जो है वो दुबई गई हैं। दुबई के बाद वो स्पेन के लिए चली गई, मंगलवार को दुबई गई थी। तो वो बिजनेस मीट कराना चाह रही हैं ताकि लोग इन्वेस्टर्स जो है वो बंगाल में आए और इन्वेस्टमेंट करें। ये एक अच्छी पहल है, कुछ भी कहिए, लेकिन कहा जाए तो ऐसी जो बिजनेस मीट होती है, इस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए जब बुलाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उस स्टेट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे कि वहां पे इन्वेस्टमेंट होते हैं और बिजनेस बढ़ता है। जैसे आप किसी भी जगह देख लीजिए, अगर हैदराबाद आज इतना डेवलप हुआ है, तो चाहे चंद्रबाबू नायडू पे जो भी आरोप लगे, लेकिन उन्होंने हैदराबाद को आईटी हब बनाया। अगर बैंगलोर के बाद अगर दूसरा कहें तो हैदराबाद है। उसी तरह से गुड़गांव भी बना या कहीं भी होता है, तो ये वहां के मुख्यमंत्रियों का ही हाथ होता है कि वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं। खैर, ये तो अलग बात हो गई। तो यहाँ पे जो है एक चीज समझ में आता है कि प्रधानमंत्री बनने का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं वो दिखता है। हालांकि ऐसे ममता बनर्जी बड़े नपे तुले अंदाज में जवाब दिया है इन्होंने, लेकिन ये मुद्दा जो है वो चल रहा है जी। कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी उमर अब्दुल्ला ने भी क्या कहा कि इस पे भी बात होनी चाहिए कि कौन होगा, मतलब ये संयोजक कौन होगा। संयोजक के बगैर जो चीजें चलानी मुश्किल होगी। तो इसी तरह से बिहार में भी आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को लेके अब अटकलें तेज हो गई है। हाँ, प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में प्रधानमंत्री की दावेदारी तो बनती है, लेकिन दूसरी क्या है कि वहां पे अटकलें संयोजक को लेके भी खास तौर से उनका नाम आ सकता हाँ, है। तो अब इस पे जो है सभी चुप्पी साध ली है। अब नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा एक क्या कहे, मतलब कहा जाए तो असमंजस वाली स्थिति हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स और उनका जो स्टाइल है स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उसमें वही है, वो मीडिया में आके कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर अंदर जो है चीजें चलती रहती है। तो इस तरह की चीजें जो है अब वहां पे भी देखने को, और लोग जो लल्लन सिंह का नहीं आना जो है इसमें शामिल नहीं हुए, तो उसके पीछे भी यही बात है। हालांकि कहा जा रहा है डेंगू, लेकिन आधिकारिक रूप से डेंगू की पुष्टि नहीं की गई है कि ऐसा कुछ है, लेकिन कहा जा रहा है कि डेंगू के कारण वो नहीं आए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये चीजें, हालांकि जिस तरह से वो G20 में प्रधानमंत्री मोदी से मिले, और मैंने आपको बताया कि कभी भी नीतीश कुमार उनके बहुत अच्छे मित्र नहीं रहे हैं, वो घोर विरोधियों में ही आते हैं नीतीश कुमार के, लेकिन जिस तरह से मिले वो देख के जो है आकलन लगाया जा रहा है। अब आरजेडी में भी एक सुगुवाहट हो रही है कि ये जो है कभी भी पलट सकते हैं, और पलटेंगे तो
फिर से जाएंगे तो भाजपा की ओर ही जाएंगे। उनका रुख तो होगा। इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं और मीडिया में इस तरह के रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि वो पलट सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब खासतौर से अब जिस तरह से कल जो है सुप्रीम कोर्ट ये केंद्र सरकार ने लालू यादव और हाँ, तेजस्वी सीबीआई यादव पे जो है वो लैंड लैंड फॉर जॉब के लिए मामले में जो है सीबीआई चार्जशीट के लिए जी। सहमति दे दी। तो इसके कारण से अब जो है नीतीश कुमार के लिए थोड़ा सा और ये कहिए बहाना भी मिल सकता है, क्योंकि पहली बार जब 2017 में ये अलग हुए थे आरजेडी से, जी। तो वो इसी मामले पे हुए थे कि उन पे जो है लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी का नाम आया है। पर अब तो चार्जशीट भी आ गई है, तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इस मुद्दे पे ये अलग हो। लेकिन सिर्फ इस मुद्दे पे अलग होंगे तो लोग जो है फिर से जवाब मांगेंगे कि अगर आप इस मुद्दे पे अलग होंगे तो आपको तो पता ही था कि नाम आया हुआ है, तो फिर आप जुड़े क्यों? तो अब इनका जो खेल है ये कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा को लेके जो है आरजेडी के साथ या जो बिहार में जो होगा, दरअसल बिहार में टोटल 40 सीटें हैं। जी। उन 40 सीटों में जब ये बीजेपी के साथ जब इनका जो हुआ था 2019 में, तो उस समय 40 में से 17 सीटें जो है इनको मिली थी। तो 17 सीटों पे ये चुनाव लड़े थे, जिसमें से 16 सीटें ये जीते। अब जब 16 सीट पे आज इनके एमपी हैं, तो जब 17 सीट पे एमपी है, आज इनको कहा जाएगा कि उससे कम सीटें ले लें तो ये तो मानेंगे नहीं। तो अभी भी वही दावा कर रहे हैं कि जितना हमारा सीट है कम से कम हमें उतना मिलना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया अलायंस के अनुसार से जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई ये 4 पार्टियां हैं। अगर 16 सीट इनको मिलती है तो आरजेडी तो अपने आप को हमेशा जेडीयू से बड़ा ही मानती है, जेडीयू से कम अपने आप को कभी आंकती नहीं। तो ऐसे कंडीशन में वो भी मांगेंगे कि कम से कम 16 तो मैं भी लूंगा। जब 16 आप ले लेंगे तो बचेगा 8 सीट। तो ये जो खींचतान है, अब कांग्रेस भी कहेगी कि मुझे सीट चाहिए, जेडीयू और सीपीआई भी कहेगी, तो ये मामला जो है फंस रहा है। और इस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ भी है होने के लिए ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है फिर से सिर्फ उन्हें कोई अगर बहाना मिला और संयोजक नहीं बनाया गया और सीटों का बंटवारा का मामला ऐसा है जहां पे ये अलग हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज है। और जिस तरह से अभिषेक बनर्जी नहीं आए तो ईडी को तो कहा जा रहा है, लेकिन अभी ये भी कहना मुश्किल है क्योंकि ममता बनर्जी की भी अभिलाषाएं तो है ही, तो उस कंडीशन में अभी देखना होगा। अभिलाषाएं तो सबकी है, लेकिन किसकी अभिलाषा पूरी होती है और किसका नाम सामने आता है ये देखने वाली बात है। जिस तरह अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की दूसरे मीटिंग की, तो कुछ खास निकल कर सामने नहीं आया सिवाय इसके कि अगली मीटिंग जो है जल्द ही होगी और यहाँ होगी और उसमें हम और बात करेंगे हम सीटों के बंटवारों को लेकर और उस पर समन्वय समिति के कौन संयोजक कौन होंगे, बात ये निकल कर सामने। और आज जो मीटिंग हो रही है उसमें अब देखते हैं कि क्या निकल कर सामने आता है। अभी इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिला क्योंकि ये पहली मीटिंग है। पहली मीटिंग में जो है अभी तो लोगों की डिमांड ही रखी जाएगी कि मुझे जो है इस जगह पे अच्छा अभी तो फॉर्मूला तय किया जा रहा है। फॉर्मूला भी अपने आप में एक बड़ी चीज है कि किस आधार पे, जैसे अभी उसी चीज की बात हो रही थी, तो कि जिसके पास जितनी सीटें हैं क्या उसी के अनुसार से तय किया जाए। तो जो नए अलायंस बनाए गए हैं, जो नई पार्टियां जो उसमें शामिल हुई, अगर उनको सीट देनी है तो आप क्या करेंगे। तो वैसे जैसे बिहार में मामला फंस रहा है उसी तरह से मामला फंसेगा दूसरे स्टेट्स में भी। अब जैसे आपको महाराष्ट्र में ही है, तो महाराष्ट्र में भी तो सीटों जब आप चुनाव लड़े थे उस समय आप शिवसेना ही है, शिवसेना जब चुनाव लड़ी थी उस समय वो एनडीए के साथ लड़ी थी, आज जो है वो इंडिया अलायंस के साथ है। कांग्रेस है, एनसीपी है, तो सीपीआई वहां पे भी वो भी है, पर उसका तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 है। तब इन तीनों में कौन कितना सीट लेगा। अब वहां पे भी शिवसेना कहेगी कि जो मेरी सीटें थी, हालांकि उनमें तो विभाजन हो चुका है, लेकिन वो भी अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटों की तो बात करेगी। तो अभी यही तय करना है कि फॉर्मूला क्या हो, किस एक फॉर्मूला पे ही चला जा सकता है। आप हर स्टेट के लिए अलग अलग फॉर्मूले नहीं तय कर पाएंगे। उस कंडीशन में अभी ये फॉर्मूला क्या तय होगा, और दूसरा कि हर पार्टी की क्या डिमांड है, कौन किस स्टेट में कितने सीटें चाहता है, और दूसरा उसके पीछे का उसका लॉजिक क्या है। तो आज सिर्फ इतनी ही बात हो पाएगी। मुझे लगता है कि सीटों के बंटवारे का निष्कर्ष निकालने में कम से कम अभी 1-2 और मीटिंग्स लगेंगे, तभी जाकर इस पे सहमति बन पाएगी, अगर बनी तो। और उसके बाद जो है एक विभाजन
या कुछ लोगों की नाराजगी सामने आपको देखने को मिलेगी ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर जगह इस तरह की चीजें होती है कि कोई ना कोई असंतुष्ट रहता ही रहता है। तो ये चीजें होंगी। खैर देखते हैं अब क्या बातें निकल के सामने आती है, या फिर अगली मीटिंग की डेट कब पड़ती है ये देखते हैं।